कट्टरपंथ के सामने क्या झुकते जा रहे हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस? क्या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को संगीत से नफरत है या फिर इसके पीछे कुछ और है वजह? जानेंगे इसे आगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में किसकी बन रही है सरकार और कौन पहन रहा है हार का हार? एनडीए या फिर महागठबंधन? ओपिनियन पोल ने सबको चौंका दिया, तो जानेंगे ये आंकड़े भी। इसके अलावा योगी ने माफिया मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी आज लोगों को सौंपी, तो कैसे खास रहा ये इवेंट? एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में लिए गए एक ऐसे फैसले की जिसने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। दरअसल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने देश के सभी प्राइमरी स्कूलों में म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की भर्ती को रद्द कर दिया है। क्या है इस निर्णय की वजह? क्या यह शिक्षा सुधार है या कट्टरपंथी दबाव के आगे झुकने जैसा कदम? आइए पूरी कहानी सरल भाषा में समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले के पीछे कारण है कुछ कट्टरपंथी संगठनों का लगातार विरोध करना। ये संगठन कई महीनों से दावा कर रहे थे कि स्कूलों में संगीत और नृत्य सिखाना धार्मिक मूल्यों के खिलाफ है। रविवार को शिक्षा मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की जिसमें पुराने नियमों में बदलाव करते हुए म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन टीचर के पदों को हटा दिया गया। शिक्षा मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी मसूद अख्तर खान ने बताया कि पहले 4 तरह के पद शामिल थे, लेकिन अब सिर्फ 2 पद ही रह गए हैं। देश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी जमाते इस्लामी और अन्य कई धार्मिक संगठनों ने इस फैसले के लिए दबाव बनाया था। उनका कहना था कि स्कूलों में संगीत और डांस थोपना धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है। हिफाजते इस्लाम के नेता साजिदुर रहमान ने कहा कि बच्चों को संगीत सिखाना सही नहीं है और धार्मिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिक्षा क्षेत्र के कई एक्सपर्ट्स ने इस कदम की आलोचना की है। पॉलिसी एक्सपर्ट राशेदा चौधरी ने कहा है कि सरकार को समझाना चाहिए कि संगीत और धार्मिक शिक्षा साथ साथ चल सकती हैं। सवाल यह है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ये निर्णय स्कूलों में कला और खेल शिक्षा को कमज़ोर करेगा और बांग्लादेश में रूढ़िवादी विचारधारा को मजबूत कर सकता है। कई विश्लेषकों ने इसे तालिबान के मॉडल से तुलना करते हुए कहा है कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने स्कूलों में संगीत पर रोक लगाई, उसी तरह बांग्लादेश में भी अब कला शिक्षा पीछे धकेली जा रही है। अब सवाल यह है कि अचानक कट्टरपंथी ताकतें इतनी सक्रिय कैसे हो गईं? बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद स्थिति अस्थिर हुई है। उनके कार्यकाल में जिन कट्टरपंथी संगठनों पर कार्रवाई हुई थी वे अब फिर से सक्रिय हो गए हैं। ORF की रिपोर्ट के अनुसार जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB और अंसरुल्लाह बांग्ला टीम ABT जैसे आतंकी संगठन अब भारत में भी नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिंक पश्चिम बंगाल, असम, UP, MP और झारखंड में देखे गए हैं। कई कट्टरपंथी नेता जेल से रिहा या फरार भी हो गए हैं, जिनमें ABT प्रमुख मुफ्ती जाशिमुद्दीन रहमानी शामिल है। ढाका में 7 मार्च 2025 को हिज़्ब उत तहरीर नामक संगठन ने मार्च फॉर खिलाफत रैली निकाली, जिसमें इस्लामी शासन मॉडल लागू करने की बात कही गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे अभियान युवाओं को कट्टर विचारधारा की ओर मोड़ सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में शिक्षा प्रणाली पर कट्टरपंथ हावी हो रहा है? क्या कला, खेल और समग्र शिक्षा को सीमित करना बच्चों के भविष्य के लिए ठीक है या फिर नहीं? खैर, गौर करने वाली बात यह भी है कि यूनुस को नोबेल प्राइज मिला है और प्राइज मिलने के बाद भी उन्हें इतनी समझ नहीं है कि कला है तो संस्कृति है और संस्कृति है तो देश है। बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, किसे बड़ा झटका लग सकता है और किसकी किस्मत चमकने वाली है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, आगे जो भी होगा वो बिहार की जनता ही डिसाइड करेगी। दरअसल ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए एक बार फिर सत्ता में लौटता दिख रहा है। आंकड़े कह रहे हैं कि एनडीए को साफ सीटें मिल सकती हैं, यानी साफ संकेत है कि बिहार में कमल खिलेगा। वहीं अब बात करते हैं पार्टियों की सीटों के अनुमान की,
तो एनडीए गठबंधन में भाजपा को 70 से 72 सीटें, जेडीयू को 53 से 56 सीटें, रामविलास वाली एलजेपी को 10 से 12 सीटें और एचएएम को सेकुलर को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी एनडीए के वोट बैंक को अगर समझे तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को ओपिनियन पोल ने दिया है 93 से 102 सीटों का अनुमान। इसमें आरजेडी को 69 से 72 सीटें, कांग्रेस को 10 से 13 सीटें, वीआईपी को 102 सीटें और आईआईपी को 0 से 1 सीट मिलेगी। मतलब तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की स्थिति पिछले बार की तुलना में सुधरती नहीं दिख रही। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा है चिराग पासवान की एलजेपी आरवी को लेकर। चिराग अक्सर कहते हैं कि उनका लोकसभा में स्ट्राइक रेट 100% रहा है, लेकिन इस ओपिनियन पोल के अनुसार 29 में से सिर्फ 10 से 12 सीटें जीतने का अनुमान है। यानी इस चुनाव में चिराग को कड़ा झटका लग सकता है और उनका स्ट्राइक रेट 50% से भी नीचे गिर सकता है। तीसरे मोर्चे की बात करें तो इस बार बिहार की राजनीति में 2 नाम चर्चा में रहेंगे। जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर की 1 से 3 सीटें और एआईएमआईएम की 2 से 3 सीटें, जनशक्ति जनता दल 1 सीट, निर्दलीय उम्मीदवार 1 से 2 सीटें। यानी गेम ट्रायंगल होता हुआ दिख रहा है और प्रशांत किशोर की एंट्री सीटों के साथ दर्ज हो सकती है। अब बात वोट प्रतिशत की जो चुनाव की दिशा बताता है। एनडीए 44.80%, महागठबंधन 38.60%। वोट इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18 से 25 साल के युवा इस बार महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं। 26 से 40 और 41 से 59 आयु वर्ग में एनडीए वोटर्स की पहली पसंद बना है। युवाओं में बेरोजगारी की चिंता सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां 37.99% युवा बेरोजगारी को टॉप इश्यू मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। लेकिन याद रखिए कि ये ओपिनियन पोल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हजरतगंज डालीबाग में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंपने जा रहे हैं। ये वही जमीन है जो कभी माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी, लेकिन सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कब्जा खाली कराया गया और अब यहाँ गरीब परिवार अपना घर बसाएंगे। ये प्रोजेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बनाया गया। कुल फ्लैट 72 हैं, जिनकी कीमत है 10.70 लाख। स्ट्रक्चर ग्राउंड प्लस 3 और क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर प्रति फ्लैट। 3 ब्लॉक्स में बने ये फ्लैट पूरी तरह मॉडर्न सुविधाओं से लैस हैं। स्वच्छ पेयजल, बिजली, सुरक्षा व्यवस्था, 2 व्हीलर पार्किंग की सुविधा, ये सब उपलब्ध हैं। लोकेशन की बात करें तो हर जगह हजरतगंज, 1090 चौराहा, सिकंदराबाद, नरही और बालू अड्डा से सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। यानी शहर के दिल में गरीबों का ये अपना घर। ये वास्तव में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इन फ्लैट्स के लिए जब आवेदन खोले गए तो 4 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक सिर्फ 1 महीने में 8000 लोगों ने आवेदन किया। मंगलवार को लॉटरी प्रक्रिया पूरी हुई और बुधवार को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में चाबियां सौंपी। तो माफिया से जमीन वापस लेकर गरीबों के नाम करने का ये मॉडल यूपी में बड़ी मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। आपका क्या कहना है? क्या सरकार का ये कदम सही दिशा में बड़ा बदलाव है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।